तो बहुत बहुत नमस्कार सब बच्चों को। आप सबका आज की इस क्लास के अंदर फिर से दोबारा से बहुत बहुत स्वागत है। रोज शाम को 6 बजे बेटा ये क्लास स्टार्ट होती है। आज हम 4-5 मिनट लेट हैं, कोई बात नहीं, लेकिन हम आज फिर से 50 क्वेश्चन सोल्व करने वाले हैं और जबरदस्त तरीके से बेटा क्वेश्चन को सोल्व किया जाएगा। पूरी मेहनत से आपको हर एक क्वेश्चन को समझाया भी जाएगा। तो चलिए फटाफट क्लास को स्टार्ट करेंगे बिना वेट कराए। जो जो बच्चे क्लास के अंदर आ चुके हैं, एक बार सारे के सारे स्टूडेंट हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और अपने दोस्तों के साथ, मित्रों के साथ इस वीडियो को, हमारी क्लास को शेयर कर दीजिए। राइट, 1 से लेकर 50 तक काउंटिंग लिख लो एक खाली पेज पर, जिससे कि एंड में कितने मार्क्स आप लोगों के आ रहे हैं उसको हम लोग चेक कर पाए और इंप्रूवमेंट है कि नहीं है वो देख पाए। डन। तो इसी के साथ साथ हमारी क्लास का पहला क्वेश्चन आप लोगों के सामने ये रहा आपकी स्क्रीन पर। पहला क्वेश्चन ये है कि भारत में, ये अंग्रेजों के समय की बात कर रहा है, कि भारत में इनमें से कौन से ब्रिटिश ऑफिसर ने सती प्रथा को खत्म करने के लिए और ह्यूमन सेक्रीफाइस को खत्म करने के लिए, इन चारों में से किसने भारत में काम किया, या इनमें से कौन वो गवर्नर जनरल है जो एक ऐसा कानून, एक रूल लेके आया जिसके अंदर सती प्रथा को बैन किया गया। बोलो भैया क्या आंसर होगा? ए होगा, बी होगा, सी होगा या फिर डी होगा आपके अकॉर्डिंग? अगर हम इस क्वेश्चन की बात करें तो इस क्वेश्चन का आंसर यहां पर बेटा ए करेक्ट है। दैट इज विलियम बेंटिक इज द करेक्ट आंसर। राइट आंसर इज ए, विलियम बेंटिक इज द करेक्ट आंसर। यहां पढ़ेंगे एक बार कि विलियम बेंटिक ने 1829 में बंगाल सती विनियमन या बंगाल सती अधिनियम पास किया, जिसके तहत सती प्रथा को अवैध बना दिया, यानी कि सती प्रथा को इल्लीगल कर दिया। इल्लीगल कि भैया ये नहीं कर सकते, ये नहीं कर सकते, ठीक है ना। तो राइट आंसर इज ए। अगला क्वेश्चन आइए। भारत का पहला सैटेलाइट आर्यभट्ट, भारत का पहला सैटेलाइट आर्यभट्ट, जो कि आर्यभट्टा के नाम पे रखा गया था, जिन्होंने जीरो की खोज करी है। थैंक यू भाई। जिन्होंने जीरो की खोज करी है, इनमें से कौन से साल में भारत ने अपना पहला सैटेलाइट आर्यभट्टा लॉन्च किया? राइट आंसर इज 1975 इज द करेक्ट आंसर। राइट आंसर इज 1975 इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, चलिए अब यहां पे अगर हम बात करें तो भारत का पहला सैटेलाइट आर्यभट्ट अप्रैल 1975 में उसको लॉन्च किया गया था। अगर आपके एग्जाम में क्वेश्चन आ जाए कि भारत ने पहला सैटेलाइट आर्यभट्ट कहां से लॉन्च किया, तो आप में से 90% स्टूडेंट आंसर लगाएंगे इंडिया, जो कि गलत है। लेकिन इस सैटेलाइट को लॉन्च किया गया था रशिया से। रशिया में एक कपुस्तिन यार करके सैटेलाइट या रॉकेट लॉन्चिंग सेंटर है, जो कि रशिया में है, तो इसको रशिया से लॉन्च किया गया था। और रशिया के ही एक लॉन्च व्हीकल से सोवियत कॉस्मोस 3M, जो कि एक लॉन्च व्हीकल है, उस लॉन्च व्हीकल का बेटा इसके अंदर यूज किया गया था। क्योंकि हम जानते हैं कि अगर कोई इंडिया का बेस्ट फ्रेंड है तो वो कौन सा है? तो वो रशिया है। समझ गए? चलिए अगला क्वेश्चन आइए, थर्ड क्वेश्चन। औरंगजेब मुगल साम्राज्य का आखिरी कोई बड़ा राजा। हम जब मुगल्स के बारे में पढ़ते हैं कैसे पढ़ते हैं? अर्ली मुगल, लेटर मुगल। अर्ली बढ़िया वाले कि बाबर हुआ, हुमायूं हुआ, है ना, ऐसे पढ़ते हैं ना। आपका अकबर हुआ, जहांगीर हुआ, शाहजहां हुआ, फिर उसके बाद आपका औरंगजेब हुआ। तो औरंगजेब की इन चारों में से मृत्यु कहां पर हुई है? औरंगजेब की इन चारों में से मृत्यु कहां पर हुई है? राइट आंसर इज अहमदनगर। राइट आंसर इज सी, अहमदनगर इज द करेक्ट आंसर। तो मुगल साम्राज्य के छठे बादशाह औरंगजेब की मृत्यु 3 मार्च 1707 में हुई। 88 वर्ष की उम्र में उनकी मृत्यु हुई थी। और यह किसी युद्ध के अंदर नहीं मारे गए, प्राकृतिक कारणों से इनकी मृत्यु हुई थी। और कहां पर थी इनकी मृत्यु बेटा? इनका महाराष्ट्र के खुलदाबाद में, जो कि आपके अहमदनगर में ही है, वहीं पर इनका मकबरा है। तो राइट आंसर इज सी। राइट आंसर इज सी। वल्लभ भाई पटेल को 1928 के बरदोली सत्याग्रह में बढ़िया काम करने के बाद
बरदौली सत्याग्रह में बढ़िया काम करने के बाद वल्लभ भाई पटेल को सरदार का टाइटल मिला। इन चारों में से किसने वल्लभ भाई पटेल साहब को सरदार का टाइटल दिया था? सरदार का टाइटल दिया था। राइट आंसर इज महात्मा गांधी जी के द्वारा उनको यह टाइटल दिया गया था। यहां पर देखो दो बातें होती हैं जहां बच्चा कंफ्यूज रहता है, सर बरदौली की महिलाएं लगाएं या महात्मा गांधी लगाएं। बात को सुनना बहुत ध्यान से। बरदौली की महिलाओं के कहने के बाद, बरदौली की महिलाओं के कहने के बाद महात्मा गांधी जी के द्वारा सरदार का टाइटल वल्लभ भाई पटेल जी को दिया गया था। अगर यहां पर महात्मा गांधी की जगह जवाहरलाल नेहरू लिखा होता तो मेरा आंसर सी करेक्ट होता, लेकिन यहां पर महात्मा गांधी दिया हुआ है, तो इन दोनों में से यह करेक्ट होगा। तो राइट आंसर इज ए। करेक्ट आंसर इज ए। अगला क्वेश्चन, 1923 में नागपुर में इनमें से कौन सा सत्याग्रह हमें देखने को मिलता है? हमारे सामने 4 सत्याग्रह के नाम दिए हुए हैं। सोल्ट सत्याग्रह 1930, इंडिविजुअल सत्याग्रह 1940 के आसपास, फ्लैग सत्याग्रह नागपुर 1923 में। अंग्रेजों ने बोला कि तुम भारत के झंडे को नहीं फहरा सकते। भारतीयों ने बोला कि झंडा हमारा, हाथ हमारे, अबे तुम कौन हो, हम तो फहराएंगे। तो 1923 में नागपुर में सारे लीडर्स निकल गए झंडा लेके कि जो उखाड़ना है उखाड़ लो, जो करना है कर लो। राइट आंसर इज डी। अगला क्वेश्चन, इनमें से कौन सा सेक्टर या इनमें से कौन सा जो नाम है, महायान, हिनायान, दिगंबर, थेरावड़, इनमें से कौन सा बुद्धिज्म के साथ कनेक्ट नहीं होता? इनमें से कौन सा बुद्धिज्म के साथ कनेक्ट नहीं होता? देखो, महायान, हिनायान और थेरावड़ या थेरावदा या थेरावड़ा, जो बोल लो, ये तीनों बुद्धिज्म के पार्ट है, लेकिन दिगंबर जैनिज्म का पार्ट है। तो राइट आंसर इज सी। अब देखो, जैनिज्म के अंदर भी 2 सेक्टर्स हैं, एक श्वेतांबर और एक दिगंबर। श्वेतांबर वो लोग हैं जो व्हाइट कपड़े पहन के घूमते हैं, जो व्हाइट क्लॉथ पहन के घूमते हैं, मुंह पर ऐसे पट्टी लगाकर घूमते हैं, उन्हें कहते हैं श्वेतांबर। श्वेतांबर बिना कपड़ों के बैठने को प्रमोट नहीं करते। लेकिन जो दिगंबर हैं, दिगंबर भी जैन धर्म का एक प्रमुख समुदाय है जो वस्त्र ना पहनने पर क्या करते हैं, उसको प्रमोट करते हैं। जैसे एक गुरुजी बैठे हैं, उन्होंने यहां पर कपड़े नहीं पहने हुए, ठीक है, तो ये सेक्टर कहता है कि बिना कपड़े के भगवान ने भेजा है तो ऐसे ही घूमो। ये कहता है कि भाई भगवान ने दिमाग भी दिया है, कपड़े पहनकर घूमो। दोनों क्या कहते हैं, मुझे से कोई फर्क नहीं पड़ता, आपको भी नहीं पड़ना चाहिए। याद कैसे करें? दिगंबर बनता है डी से, दिगंबर बनता है डी से, और डी से बनता है ड्रेस। तो जिसमें दिगंबर डी से ड्रेस बन रहा है तो ड्रेस नहीं पहननी। दिगंबर कहता है कि दिगंबर में डी तो ऑलरेडी है, तो ड्रेस तो है, तो ड्रेस क्यों पहननी है? बिना कपड़े वाले दिगंबर और कपड़े वाले श्वेतांबर। एक और बात समझ लो, श्वेतांबर कैसे याद करोगे? ये देखो, श्वेतांबर बनता है एस से। एस वाले लोग शरीफ होते हैं, शरीफ लोग कपड़े पहन के घूमेंगे, शरीफ लोग कपड़े पहन के घूमते हैं। लिटरली मत ले लेना कि कोई जैन धर्म का बुरा मान जाए, समझाने की बात कर रहा हूं सिर्फ, समझ गए? चलो अगला क्वेश्चन आइए। अब ये बोल रहा है, Who was the viceroy when Delhi became the capital of British India? 1911-12 की ये बात है जब दिल्ली दरबार में दिल्ली को भारत की राजधानी बनाया गया, कलकत्ता को कैंसिल किया गया। एक बच्चा कह रहा है कल से कपड़े पहनने बंद। बेटा फिर तुमको पता नहीं है उसके बाद क्या क्या होता दुनिया में, समझ गए? हाँ जी, श्वेतांबर में जो श्वेता का मीनिंग है SWETA, श्वेत, उसे कहते हैं श्वेत। श्वेत का मतलब ही सफेद होता है, व्हाइट होता है। पर तुम तो हमारे पढ़े लिखे बच्चे हो ना, तो बच्चे तुमको समझाना पड़ता है अलग तरीके से। हाँ जी, राइट आंसर इज मिस्टर हार्डिंग इज द करेक्ट आंसर। राइट आंसर इज सी। तो दिल्ली दरबार 1911 में हुआ था। जॉर्ज 5 जो कि उस समय एम्परर राजा थे, जो भारत आए थे, अपनी वाइफ क्वीन मैरी के साथ आए थे।
जिन्होंने कलकत्ता से दिल्ली को कैपिटल शिफ्ट कर दिया, ठीक है। उस समय हार्डिंग भारत के वाइसरॉय थे, ठीक है। तो इनके समय काल में कलकत्ता से दिल्ली कैपिटल को शेयर किया गया था, अनाउंस किया गया था 1911 में, लेकिन जो एक्चुअल ट्रांसफर किया गया था वो 1912 में किया गया था। अगला क्वेश्चन, मुल्तान वॉज नेम्ड बाय द अरब। अच्छा, मुल्तान जो एरिया है, जो पहले पाकिस्तान में था, जो पहले भारत का पार्ट था, अब पाकिस्तान का पार्ट है, क्योंकि पाकिस्तान पहले इंडिया में था। तो अरब से जो लोग आए, उन्होंने मुल्तान के एरिया को इन चारों में से क्या कहा? अरब से जो लोग आए, अरबी लोग आए, उन्होंने मुल्तान को इन चारों में से क्या कहा? सिटी ऑफ गोल्ड कहा। ऐसा कहा जाता है कि पहले भारत के पास बहुत पैसा था, सोने की चिड़िया, कि भैया पैसा ही पैसा है ना, कि हर जगह सोना ही सोना है, मजे ही मजे। तो सिटी ऑफ गोल्ड कहा गया अरब्स के द्वारा मुल्तान के एरिया को। अरबों ने मुल्तान को सिटी ऑफ गोल्ड यानी कि सोने का शहर बताया, या फराज बैत अल दहाब बताया, सोने का सीमांत घर। शहर को यह नाम उसके बड़े बड़े मंदिरों के द्वारा, बड़े बड़े स्मारकों के कारण दिया गया। शहर की अर्थव्यवस्था उस समय बहुत जबरदस्त थी। अगला क्वेश्चन, यहां पर एक व्यक्ति का नाम दिया गया है, नाम है अमोघ वर्षा। नाम है अमोघ वर्षा। अमोघ वर्षा राष्ट्रकूटा एक राजा है, राष्ट्रकूटा एक किंग है। यह पूछ रहा है कि अमोघ वर्षा ने, जो कि राष्ट्रकूटा किंग है, इनमें से कौन सी पुस्तक लिखी है? इनमें से कौन सी पुस्तक के लेखक? राइट आंसर इज कवि राजमार्ग इज द करेक्ट आंसर। राइट आंसर इज कवि राजमार्ग इज द करेक्ट आंसर। अमोघ वर्षा ने एक कवि राजमार्ग पुस्तक लिखी है और एक रतन मालिका एक पुस्तक लिखी है। रतन मलिका या मालिका, जो मर्जी बोल लो बच्चे, याद करिएगा, एग्जाम में आएगा। अगला क्वेश्चन, इन चारों में से किसके द्वारा ये कैलाश टेंपल, जो एलोरा की गुफाओं के अंदर कैलाश टेंपल पाया जाता है, जो एलोरा का सबसे बड़ा मंदिर है, जहां पर शिव भगवान की पूजा करी जाती है, ये कैलाशनाथ टेंपल एलोरा में इन चारों में से किसने बनाया? कैलाश टेंपल इंडिया में नहीं बेटा, वर्ल्ड फेमस है। तो क्या आंसर दोगे इसका? राइट आंसर इज कृष्ण वन। राइट आंसर इज कृष्ण प्रथम के द्वारा यह काम किया गया। अब पढ़ेंगे इसके बारे में। यह पीछे कैलाश टेंपल है, एक चट्टान को काट के एक मंदिर बना दिया। यह मंदिर ईंटों से, लकड़ों से, पत्थर से नहीं बना हुआ, एक बड़ी चट्टान को काट के, क्रेव्ड करके भाई मंदिर बना दिया। यानी कि उस समय के लोगों की समझदारी, टेक्निकलिटी देखो, इंजीनियरिंग देखो, कितनी बढ़िया बात है। तो कैलाश मंदिर, जिसे कैलाशनाथ मंदिर के नाम से भी जाना जाता है, का निर्माण राष्ट्रकूटा राजा कृष्ण प्रथम के द्वारा करवाया गया था। यह मंदिर महाराष्ट्र के एलोरा में स्थित है और एलोरा गुफाओं को बनाने वाले 34 गुफा मंदिरों में से एक है। ठीक है, चलो नेक्स्ट। भारत में ये जो नागरिकता के प्रोविजन को लाया गया, यानी कि भारतीय संविधान में नागरिकता के प्रावधान को कब से लागू किया गया? हमने नागरिकता का पॉइंट कहां से बोरो किया बेटा? यूके के। कहां से? यूके के, ब्रिटेन के संविधान से। ब्रिटेन के संविधान से बोरो किया है, समझ गए? आर्टिकल 5 से लेकर आर्टिकल 11 नागरिकता की बात करता है। जब भारत का संविधान बनकर तैयार हो गया और भारत के संविधान को 26 जनवरी 1950 पे लागू किया गया, उसी दिन से भारत के लोगों को लीगली नागरिकता मिली। लीगली नागरिकता मिली, ध्यान रखेंगे। राइट आंसर इज ए। आपके सामने बच्चे लिखा भी है कि भारतीय संविधान में नागरिकता के प्रावधान को 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया। राष्ट्रीय आपातकाल लगाने का अधिकार भारत के राष्ट्रपति के पास है। किस किस केस में? अगर कोई बाहर से आक्रमण हो जाए, या आर्म्ड रिवोल्ट या आर्म्ड रेबेलियन, या भारत के अंदर कोई ऐसी सिचुएशन बन जाए जिसमें आपातकाल लगाना पड़े, तो आपातकाल लगाने का अधिकार किसका है? मेरा तो नहीं है, तो किसका है सर? भारत के राष्ट्रपति साहब का है। लेकिन कौन से आर्टिकल के अंदर है? आर्टिकल 352 में
राष्ट्रीय आपातकाल की बात करी गई है। 356 में प्रेसिडेंट रूल, राष्ट्रपति शासन की बात करी गई है। 360 में वित्तीय आपातकाल की बात करी गई है। आर्टिकल 368 में किसकी बात करी गई है? इसका तो आंसर ए हो गया। आर्टिकल 368 में क्या बात करी गई है? ये आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताओगे। ये तुमको बोल रहा हूं, तुमको, ठीक है? तो बताओ बेटा कि आर्टिकल 368 में क्या बात करी गई है। वेरी गुड, हमने इमरजेंसी के प्रोविजन जर्मनी से लिए हैं। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। एक बात आपको बताया था मैं कि आपकी परफॉर्मेंस को देख के ना मुझे बड़ा अच्छा लग रहा है कि हमने जब ये क्लास को स्टार्ट किया था और आज जिस तरीके से आप लोग सारे आंसर सही देने का ट्राई करते हो। वेरी गुड, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। तो चलिए भैया अगला क्वेश्चन आइए। नेक्स्ट, मोस्ट इंपॉर्टेंट फीचर ऑफ द कैबिनेट सिस्टम। आर्टिकल 368 संविधान के संशोधन की बात करता है। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। देखो, भारत में पार्लियामेंट्री सिस्टम फॉलो किया जाता है, ठीक है? संसदीय प्रणाली फॉलो करी जाती है जिसमें एक कैबिनेट सिस्टम होता है। यह कैबिनेट सिस्टम इन चारों में से किस प्रकार की उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है? किस प्रकार की बच्चे रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कैबिनेट सिस्टम में, कैबिनेट की? क्या लगता है आपको कि क्या आंसर दोगे आप? सही देना, नहीं तो बुरा लग जाएगा मुझे। देखो, भारत की जो मतलब कैबिनेट सिस्टम है या भारत के जो मंत्री हैं, तो कैबिनेट की कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी है लोकसभा के प्रति। कैबिनेट की कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी है लोकसभा के प्रति कि अगर तो रिजाइन करना है तो पूरा कैबिनेट इकट्ठे रिजाइन करेगा। समझ गए? चलो नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन आइए। 1857 का रिवोल्ट महाराष्ट्र के सतारा जिले में, इन चारों में से किसके द्वारा सतारा में 1857 की क्रांति को लीड किया गया, उसको फेमस किया गया? बताइए जरा भैया क्या आंसर होगा? एनी आइडिया? कोई बताना चाहे, कोई कुछ करना चाहे, कोई मुझे, हाँ जी बताइए भैया क्या आंसर होगा इसमें से आपका, कि आपके अकॉर्डिंग क्या आंसर लगाया जाए? राइट आंसर इज बापूजी गुप्ते इज द करेक्ट आंसर। बापूजी गुप्ते इज द करेक्ट आंसर। रंगो बापूजी गुप्ते सतारा में अपने राजा प्रताप सिंह के केस को लड़ने के लिए लंदन गए थे। लंदन गए, वहां जाकर उनका मन बदल गया कि भैया मैंने तो अब अंग्रेजों को अपने देश से बाहर निकालना। तो 1857 की क्रांति में उन्होंने मास्टरमाइंड के रूप में बढ़िया तरीके से नाना साहिब पेशवा के साथ मिलके, अजीमुल्ला खान के साथ मिलके, तात्या टोपे के साथ मिलके सतारा में, कोल्हापुर में, सांगली में, बेलगांव में संगठन में बहुत बड़ा काम किया। लेकिन इनका भांडा फूट गया, अंग्रेजों को इनके बारे में पता लग गया। जब अंग्रेजों को इनके बारे में पता लग गया तो फिर ये गिरफ्तारी से बचने के लिए गायब हो गए। और अब ये जो एक बार गायब हुए, एक बार जो फरार हुए, भाई साहब उस दिन के बाद आज तक किसी को नहीं पता कि यह आदमी कहां गया, यह आदमी कहीं नहीं गया। एक बच्ची पूछ रही है बार बार कि सर क्या आपकी क्लास इनफ है, क्या मुझे इसके अलावा कुछ और नहीं पढ़ना? मैं कभी भी आपको बात नहीं बोलता, मैं आपको हमेशा बोलता हूं मैं आपको मेरी क्लास के अंदर प्रैक्टिस कराऊंगा, आपकी तैयारी को यहां से यहां लेके जाऊंगा। लेकिन मेरे भाई आपको सिलेबस कवर करने के लिए टॉपिक वाइज सिलेबस पूरा पढ़ना पड़ेगा, जीएस का, रीजनिंग का, मैथ का। जीएस में आप सिलेबस कवर कर लो, सिलेबस कवर करते करते रोज मेरी क्लास देखो। क्लास से बहुत फायदा होगा, लेकिन फिर भी आपको मैं कहूंगा कि सिलेबस को कवर करो। राइट आंसर इज बापजी गुप्ते इज द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन, सुरेंद्रनाथ बनर्जी ने 1884 में इंडियन नेशनल कॉन्फ्रेंस की स्थापना इन चारों में से, भारतीय राष्ट्रीय सम्मेलन की स्थापना इन चारों में से कहां पे करी? भारतीय राष्ट्रीय सम्मेलन की स्थापना इन चारों में से कहां से करी?
राइट आंसर इज कलकत्ता। राइट आंसर इज सी, कलकत्ता इज द करेक्ट आंसर। ठीक है भाई। सुरेंद्रनाथ बनर्जी ने और आनंद मोहन बोस ने मिलकर 1884 में स्थापना करी थी। यह क्वेश्चन करंट अफेयर का है, तो जो बच्चा नया है, हम एवरीडे डेली के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर कवर करते हैं। हम डेली के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर कवर करते हैं। इसका आंसर दो। इस साल प्रवासी भारतीय दिवस, जो कि हर साल 9 जनवरी को मनाया जाता है, क्योंकि 9 जनवरी 1915 को महात्मा गांधी भारत लौट के आए थे। महात्मा गांधी भारत लौट के आए थे। तो इस साल भुवनेश्वर में प्रवासी भारतीय दिवस मनाया जा रहा है। 18वां प्रवासी भारतीय दिवस 8 से लेकर 10 जनवरी 2025 तक उड़ीसा के भुवनेश्वर में आयोजित किया जाएगा। जरा बताना एक बार कि यहां पर उड़ीसा से कौन कौन है, हमारी क्लास को उड़ीसा से कौन कौन अटेंड करता है, जरा बताइए एक बार। राइट आंसर इज सी। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन आइए बेटा। एक होता है नो कॉन्फिडेंस मोशन, अविश्वास प्रस्ताव, रूलिंग गवर्नमेंट के अगेंस्ट अविश्वास प्रस्ताव पेश किया जाता है। यह कह रहा है कि अविश्वास प्रस्ताव कहां पर पेश कर सकते हैं, लोकसभा में, राज्यसभा में, दोनों में से कहीं पे, या राष्ट्रपति की सहमति के बाद लोकसभा में? क्या लगता है, क्या आंसर दोगे? सर जीएस का बैच कब लॉन्च करोगे? सोच रहे हैं बेटा जरा अभी क्या चलेगा सीन। ठीक है, नो कॉन्फिडेंस मोशन की अगर बात करी जाए तो भाई इसको सिर्फ और सिर्फ लोकसभा के अंदर ही पेश किया जा सकता है। राइट आंसर इज ए। अगला क्वेश्चन आइए नेक्स्ट। भारत के पहले प्राइम मिनिस्टर जिन्होंने अपने ऑफिस से रिजाइन कर दिया, भारत के पहले प्राइम मिनिस्टर जिन्होंने अपने ऑफिस से रिजाइन कर दिया, उनका नाम बताइए। भारत के पहले प्राइम मिनिस्टर वो हैं जिन्होंने रिजाइन कर दिया, उनका नाम है मोरारजी देसाई। उनका नाम है मोरारजी देसाई। भारत में 1947 से लेकर 1977 तक कांग्रेस का शासन रहा। 1977 में मोरारजी देसाई के नेतृत्व के अंदर जनता पार्टी ने सरकार बनाई, लेकिन जब चरण सिंह जी ने अपना जो साथ था वो गवर्नमेंट से छीन लिया, तो फिर मोरारजी देसाई जी को रिजाइन करना पड़ा। तो राइट आंसर इज बी। प्लूरल वोटिंग सिस्टम से आप लोग क्या समझते हैं? प्लूरल वोटिंग सिस्टम का क्या मतलब होता है, बताओ जरा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ प्लूरल वोटिंग सिस्टम? आता किसी को? हाँ भैया, आता किसी को? बिल्कुल आता सर, क्यों नहीं आता? प्लूरल वोटिंग का मतलब होता है कि एक लड़का है, उसका नाम है रोहित, एक बार वोट दे के आया आजाद नगर में और एक बार वोट दे के आया कृष्णा नगर में। जब एक व्यक्ति एक से ज्यादा बार वोट दे सकता है तो उसको प्लूरल वोटिंग कहते हैं। जब एक व्यक्ति एक से ज्यादा बार वोट दे सकता है तो उसको प्लूरल वोटिंग कहा जाता है। कि एलिजिबल वोटर्स कास्ट मोर देन वन वोट, कि जब एक ही वोटर को एक से ज्यादा बार वोट देने का अधिकार दिया गया है। तो राइट आंसर इज डी। बेटा प्लूरल की बात कर रहे हैं, प्लूरल तो एक से ज्यादा होता है ना। यहां लिखा है कि एलिजिबल वोट्स एक्सरसाइज वन वोट, वन तो सिंगुलर हो गया ना बेटा, वन तो सिंगुलर हो गया। यहां लिखा है प्लूरल, तो एक से ज्यादा होगा ना, तो डी करेक्ट हो गया। अगला क्वेश्चन नेक्स्ट आइए। यह क्वेश्चन फिर से करंट अफेयर का है। अभी रिसेंटली एक स्टेट ने शहीद माधो सिंह हाथ खर्चा स्कीम निकाली है। शहीद माधो सिंह हाथ खर्चा योजना स्टार्ट करी है। इन चारों में से किस राज्य ने करी है? राइट आंसर इज उड़ीसा। राइट आंसर इज डी, उड़ीसा इज द करेक्ट आंसर। एजुकेशनल इंसेंटिव दिया जा रहा है। माधो सिंह जो कि एक ट्राइबल हीरो हैं, उनके नाम पर उड़ीसा में
शहीद माधो सिंह हाथ खर्चा स्कीम संडे को सीएम मोहन चरण मांझी के द्वारा स्केड्यूल्ड ट्राइब में, अनुसूचित जनजातियों में एजुकेशन को प्रमोट करने के लिए यह स्कीम लाई गई है। ध्यान रखेंगे इस बात को। अगला क्वेश्चन आइए नेक्स्ट, फिर से करंट अफेयर। पंचायत से पार्लियामेंट 2.0, पंचायत से पार्लियामेंट 2.0, जिसमें जो हमारे पुराने फीमेल है, मेल है, जिन्होंने स्वतंत्रता संग्राम में हिस्सा लिया, संसद में उनकी बहुत ज्यादा एप्रिसिएशन किया जाता है। तो 150th बर्थ एनिवर्सरी इन चारों में से किस ट्राइबल लीडर की मनाई गई है? राइट आंसर इज बिरसा मुंडा। राइट आंसर इज ए, बिरसा मुंडा इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, ध्यान रखेंगे, ए करेक्ट है, बिरसा मुंडा। कह रहा है कि इन क्वेश्चन को देखकर लग रहा है कि मुझे कुछ नहीं आता। इन क्वेश्चन को देखकर आपको यह लगना चाहिए कि ये क्लास अटेंड करूंगा तो मुझे जो नहीं आता वो पढ़ाया जा रहा है, तो मेरी नॉलेज में चीजें ऐड हो रही हैं। आप साथ साथ अपने हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, साइंस, स्टैटिक, जीके की पढ़ाई करते रहो, अपनी रिवीजन करते रहो, थ्योरी कवर करते रहो, लेकिन साथ साथ जो क्लास मेरी शाम को 6 से 7 बजे होती है उसको डेली अटेंड करो। रिवाइज भी कराऊंगा, करंट अफेयर भी कराऊंगा, रोज एक टॉपिक भी कराऊंगा और एक्स्ट्रा क्वेश्चन कराऊंगा जो आपने कभी नहीं पढ़े होंगे। ठीक है, हां जी, क्या मतलब है इसका? इनमें से कौन सी वो नदी है जो भारत के नॉर्दर्न प्लेन्स का निर्माण करती है? एक तो हो गई सिंधु नदी, इंडस नदी, एक हो गई गंगा नदी। जो भारत के नॉर्दर्न प्लेन है उनमें 3 नदियों का काम है, गंगा, इंडस और ब्रह्मपुत्रा। गंगा, इंडस और ब्रह्मपुत्रा। इंडिया का जो लैंड बॉर्डर है, इंडिया की जो स्थलीय सीमा है वो लगभग कितनी है? इंडिया का जो लैंड बॉर्डर है, लैंड बॉर्डर, स्थलीय सीमा लगभग इन चारों में से कितनी है? सर 15,200 है। 15,200 किलोमीटर भारत की लैंड बॉर्डर्स हैं। भारत का टोटल साइज कितना है? 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर के 3.28 मिलियन वर्ग किलोमीटर है। ठीक है, इंडिया के लोकेशन क्या है? अगर मैं बात करूं ऐसे लैटिट्यूड से तो 8 डिग्री 4 मिनट से लेकर 37 डिग्री 6 मिनट तक। अगर बात करूं ऐसे लॉन्जिट्यूड, देशांतर, तो 68 डिग्री 7 मिनट से लेकर 97 डिग्री 25 मिनट ईस्ट। भारत की जो कोस्ट लाइन है, तटीय सीमा है, वो 7517 किलोमीटर की है और जो लैंड बाउंड्री है वो 15,200 किलोमीटर की है। ध्यान से देखो, ये 7500 है और इसकी डबल 15,000 लैंड बाउंड्री है। तो भारत की तटीय रेखा और स्थलीय रेखा दोनों में डबल का फर्क है। ठीक है, ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन, इनमें से कौन सी नदी है जो इंडिया से पाकिस्तान की तरफ जाती है? इनमें से कौन सी नदी है जो इंडिया से पाकिस्तान की तरफ जाती है? राइट आंसर इज सतलुज। सर सतलुज नदी 3 देशों को कवर करती है। सतलुज नदी तिब्बत से निकलती है, जो कि चाइना का पार्ट अभी कहा जाता है। वो तिब्बत से निकल के इंडिया में आती है, फिर इंडिया से पाकिस्तान में जाती है। समझ गए? तो राइट आंसर इज ए। ये देखो, ये आपकी सतलुज नदी है, ये वाली जो तिब्बत से निकल रही है, फिर इंडिया में आ रही है, फिर उसके बाद पाकिस्तान में जा रही है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। पटकाई हिल्स या पटकाई माउंटेन्स, पटकाई पहाड़ियां, इन चारों में से कहां पाई जाती हैं? पटकाई हिल्स या पटकाई पहाड़ियां इन चारों में से कहां पाई जाएंगी? देखो सर, पटकाई हिल्स पाई जाते हैं अरुणाचल प्रदेश में। पटकाई हिल्स पाई जाते हैं बेटा कहां पर? अरुणाचल प्रदेश में। अरुणाचल प्रदेश कहां पे है? सर ये पूर्वांचल में है, नॉर्थ ईस्टर्न हिल्स। राइट आंसर इज बी। 7 सिस्टर्स किसे कहा जाता है? 7 सिस्टर्स अरुणाचल प्रदेश को, असम को, मेघालय को, मणिपुर को, मिजोरम को, नागालैंड को और त्रिपुरा को कहा जाता है। वेरी गुड सर। इसके अलावा क्या करोगे? जैसे आपका ये वाला एरिया है, यहां वाला एरिया, यह आपका पटकाई बम यहां पाया जाता है, यह आपकी पूर्वांचल की पहाड़ियां हैं। ये आपकी कौन सी है? ये वाली मेघालय में गारो खासी जंतिया। ये कौन सी बेटा? ये है आपकी गारो खासी जंतिया। तो यहां से लेकर यहां तक ये पूरी जो रेड लाइन मैंने खींची है, ये वाली, इन्हें पूर्वांचल कहा जाता है, पूर्वांचल। समझ गए? ध्यान रखेंगे बात को। अगला क्वेश्चन आइए नेक्स्ट।
बायोस्फीयर, अपने लिविंग बायोस्फीयर में जो जानवर रह रहे हैं या जो जीवित प्रणाली रह रही है, वो अपने आसपास के एनवायरनमेंट से, अपने आसपास के एनवायरनमेंट से एक दूसरे से सर्वाइवल के लिए एक दूसरे पे डिपेंडेंट है, सर्वाइवल के लिए एक दूसरे से डिपेंडेंट है। ठीक है, तो जो स्टेटमेंट दी गई है ये इनमें से किसकी डेफिनेशन है? ये जो स्टेटमेंट दी गई है बेटा, ये इनमें से किसकी डेफिनेशन है? सर ये इकोसिस्टम की बात कर रही है। क्या है बेटा? ये इकोसिस्टम की बात कर रही है, ये पारिस्थितिकी तंत्र की बात कर रही है। तो पारिस्थितिकी तंत्र जो कि जीवित जीवों और उनके भौतिक पर्यावरण का एक समुदाय है जो एक दूसरे के साथ अंतक्रिया करते हैं, यानी कि एक दूसरे पे डिपेंडेंट है। समझ गए? चलो नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन। तिस्ता और दिहांग नदी के बीच में, तिस्ता और दिहांग नदी के बीच में जो हिमालय पाया जाता है वो इन चारों में से किसका पार्ट है? देखो, दिहांग नदी अरुणाचल प्रदेश में एंटर करती है, दिहांग नदी अरुणाचल प्रदेश में एंटर करती है। राइट? गलत तो नहीं बोल रहा हूं? क्योंकि ब्रह्मपुत्रा को ही दिहांग कहा जाता है। ठीक है, अब अगर मैं ब्रह्मपुत्रा की बात करूं, दिहांग की बात करूं, तो वहां पर ना तो नेपाल आएगा, ना तो कश्मीर आएगा और ना जम्मू आएगा, वहां पर आएगा असम, वहां पर आएगा सी, असम इज द करेक्ट आंसर। हम जब हिमालय को ईस्ट से वेस्ट में, हम जब हिमालय को ईस्ट से वेस्ट में क्या कर रहे हैं? डिवाइड कर रहे हैं, डिवाइड। ठीक है, तो वो डिवाइड कैसे होगा? इसको नदियों के बीच में डिवाइड किया गया है। इंडस और सतलुज नदी के बीच में जो हिमालय पाया जाता है उसको पंजाब हिमालयास कहते हैं, उसको पंजाब हिमालयास कहते हैं। ठीक है, सतलुज और कोसी नदी के बीच में जो हिमालय पाया जाता है उसको कुमाऊं हिमालय कहते हैं, कुमाऊं हिमालयास, उसे कहते हैं कुमाऊं हिमालयास। कोसी और तिस्ता के बीच में जो पाया जाएगा, कोसी के बीच में और तिस्ता नदी के बीच में जो हिमालय पाया जाता है उसको नेपाल हिमालयास कहा जाता है। अब तिस्ता के बीच में और दिहांग नदी के बीच में या ब्रह्मपुत्रा के बीच में जो पाया जाएगा उसको असम हिमालयास कहा जाता है। जब मैं हिमालय को यहां से यहां डिवाइड कर रहा हूं तो यह डिवाइडेशन है, पंजाब हिमालयास, कुमाऊं हिमालयास, नेपाल हिमालयास और असम हिमालयास। ध्यान रखेंगे इस बात को, इस बात को ध्यान रखेंगे, एग्जाम में आता है ये सब। समझ गए? अगला क्वेश्चन, बनिहाल बाईपास जो कि रिसेंटली अभी करंट अफेयर में है, क्योंकि बनिहाल बाईपास जो कि 4 लेन का एक बाईपास है। सर 4 लेन मतलब क्या होता है? कि 4 रोड है, 1 2 3 4, ये 4 रोडों का हाईवे बनाया गया है। तो अभी इसकी 2 रोडों को, 4 में से 2 रोड्स को ओपन करने की बात करी गई है, 4 में से 2 रोड्स को ओपन करने की बात करी गई है। तो नितिन गडकरी जी ने अभी रिसेंटली बनिहाल बाईपास को लेकर स्टेटमेंट दिया है, तो ये करंट अफेयर के लिए इंपॉर्टेंट है। तो ये कहां पे है? सर ये जम्मू कश्मीर में है। राइट आंसर इज सी, जम्मू कश्मीर इज द करेक्ट आंसर। देख ले भाई, बनिहाल बाईपास कंप्लीट, ओपन फॉर 4 लेन ट्रैफिक विद इन 15 डेज, गडकरी साहब ने कहा है। गडकरी साहब ने यह भी कहा है कि अभी 2 कर रहे हैं, आगे चल के 4 कर देंगे। समझ गए? देखो जो पढ़ा रहा हूं ना उसको ध्यान से पढ़ लो, ये एग्जाम में आएगा, ये मेरा वादा है आपसे। करंट अफेयर को रिवाइज करा दूं, रोज पढ़ा रहा हूं बेटा। सिर्फ करंट अफेयर नहीं आएगा ना, बाकी चीजें भी तो आएंगी, हमने बाकी भी तो कवर करना ना बेटा, इसलिए। ठीक है, चलो आ जाइए नेक्स्ट। और जो ये क्लास देख रहा है मेरी, जो ये क्लास देख रहा है मेरी, एक बात बहुत क्लियर कर लो, आप 2025 में कोई भी एग्जाम दे रहे हो मेरे भाई, चाहे विशाल है, सलोनी है, सबिता है, अनुज है, बबीता है, बाबुल है, छोटू भाई है हमारा, मनोज है, मानसी है, गौरव है, मोनिका है, कोई भी है, अर्चना है, टिया रोज क्लास लेती है, बहुत सारे बच्चे, मेरे को आपके नाम तक याद है जो रोज क्लास लेते हैं।
आप में से कोई भी, मेरा छोटा भाई है, छोटी बहन है, 2025 में कोई भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, अगर आपको जीके जीएस पढ़नी है तो आप मेरी इस क्लास को आओ, और आपको इसके अलावा प्रैक्टिस की कोई जरूरत नहीं है। यह मेरी आपसे वादा है, ठीक है। हां जी, क्या आंसर दोगे इसका? भारत में जो अल्टीमेट सवर्निटी है, जो अंतिम संप्रभुता है, वो किसके अंदर बसी हुई है? भाई भारत लोगों से बना है। भारत किससे बना है? भारत लोगों से बना है, लोगों से, हमसे बना है। तो पीपल ऑफ इंडिया, कभी प्रियम्बल उठा के देखना, पहली लाइन में क्या लिखा है? वी द पीपल ऑफ इंडिया। समझ गए? राइट आंसर इज डी। राइट आंसर इज डी। द नॉर्दर्न प्लेन ऑफ इंडिया, भारत का जो नॉर्दर्न प्लेन है, जो नदियों के द्वारा लाई गई मिट्टी से बना है, जो नदियों के द्वारा लाई गई मिट्टी से बना है। भाई वो नदियों के द्वारा लाई गई जो मिट्टी से बनता है, उसे क्या कहते हैं? एलुवियल सोइल कहते हैं। जो गंगा, ब्रह्मपुत्र, सिंधु नदी अपने साथ लेकर आती है और जो पूरे नॉर्दर्न प्लेन का निर्माण करती है, वो कौन सी मिट्टी है मेरे भाई? एलुवियल सोइल है। भारत के कितने पार्ट में, भारत के कितने परसेंटेज में? लगभग 43% पूरे भारत के भाग में, भारत के 43% भाग में एलुवियल सोइल पाई जाती है, जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है। इकोनॉमी को लेकर क्वेश्चन है कि अगर किसी देश की इकोनॉमी की ग्रोथ को देखना है कि ग्रो कर रही है इकोनॉमी, ग्रो नहीं कर रही है, तो इन तीनों में से किसको देखेंगे? राष्ट्रीय आय को देखेंगे, मासिक पारिवारिक आय को देखेंगे, गरीबी रेखा से कितने लोग ऊपर उठ गए उनको देखेंगे, औद्योगिक विकास को देखेंगे। कितना सिंपल है, राष्ट्रीय आय को देखा जाएगा। जो टोटल जीडीपी है, जो टोटल नेशनल इनकम है, उसको देखेंगे। ठीक है, राइट आंसर इज ए। अगला क्वेश्चन आइए नेक्स्ट। इनमें से कौन से 5 ईयर प्लान में हरित क्रांति को लॉन्च किया गया था? इनमें से कौन से 5 ईयर प्लान में ग्रीन रेवोल्यूशन को लॉन्च किया गया? दूसरे में, सातवें में, चौथे में, तीसरे में? बोलो भैया क्या आंसर होगा इसका? और कमाल की बात क्या है, हमने ये वाला पॉइंट कल ही पढ़ा है। पता कमाल की बात क्या है कि हमने ये वाला पॉइंट कब पढ़ा है? हमने ये वाला पॉइंट बच्चे कल ही पढ़ा है। राइट और रॉन्ग? बिल्कुल राइट सर। क्या आंसर दोगे? भारत के तीसरे प्लान में ग्रीन रेवोल्यूशन स्टार्ट किया गया, भारत के चौथे प्लान में व्हाइट रेवोल्यूशन स्टार्ट किया गया, भारत के सातवें प्लान में ब्लू रेवोल्यूशन प्लान किया गया। तो राइट आंसर इज डी। करेक्ट आंसर इज डी। अगला क्वेश्चन, यह क्वेश्चन फिर से करंट अफेयर का है। अभी सशक्त बेटी ई दृष्टि करके एक स्कीम लॉन्च करी गई है। सशक्त बेटी और ई दृष्टि करके एक स्कीम लॉन्च करी गई है। इन चारों में से कौन सी मिनिस्ट्री के द्वारा सशक्त बेटी की स्कीम को लॉन्च किया गया? राइट आंसर इज मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन इज द करेक्ट आंसर। मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, शिक्षा मंत्रालय के द्वारा इस स्कीम को लॉन्च किया गया है। एजुकेशन मिनिस्टर लॉन्चेस सशक्त बेटी ई दृष्टि प्रोजेक्ट, डिस्ट्रीब्यूट्स लैपटॉप्स एंड टैबलेट्स। भारत के केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान साहब ने इस स्कीम को लॉन्च किया और हमारी छोटी बहनों को लैपटॉप और टैबलेट्स गिफ्ट किए पढ़ने के लिए। इनमें से दुनिया में ग्रीन रेवोल्यूशन के जनक किसे कहा जाता है? हु इज नोन एज फादर ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन? हु इज नोन एज फादर ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन? कहां पे? पूरे वर्ल्ड में। राइट आंसर इज नॉर्मन बोरलॉग इज द करेक्ट आंसर। अगर एग्जाम में क्वेश्चन होता कि हु इज नोन एज फादर ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन इन इंडिया, तो एमएस स्वामीनाथन लगाते। अभी लगा रहे हैं ए, नॉर्मन बोरलॉग इज द करेक्ट आंसर। आपने ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स का नाम सुना होगा। यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम के द्वारा किसी देश की ओवरऑल डेवलपमेंट को मेजर करने के लिए ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स को आकलन किया जाता है। इनमें से हम किसकी बात नहीं करते? ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में हम ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में सेक्स रेशो को नहीं देखते। हम देखते हैं कि उम्र कितनी है, हम देखते हैं कि पढ़ाई कितनी है, हम देखते हैं कि ग्रोस एनरोलमेंट रेशो कितनी है, हम देखते हैं कि उसमें
लोगों की आय कितनी बढ़ रही है, लेकिन सेक्स रेशो को नहीं देखते। तो राइट आंसर इज बी। अब देखो, यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम के द्वारा ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स लॉन्च किया जाता है। 193 कंट्रियों का आकलन किया जाता है, जिसमें से इंडिया का रैंक है 134। लाइफ एक्सपेक्टेंसी को हम चेक करते हैं, एजुकेशन के लेवल को चेक करते हैं, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग यानी कि उनकी इनकम कितनी है, आय कितनी है, उसको चेक करते हैं। अगला क्वेश्चन, सलाइवा, लार, सलाइवा या लार, इन चारों में से किसको पचाने में काम आता है? बेटा HMPV जो वायरस है, अभी वो एक तरीके से चालू हुआ है, थोड़ा सा वो उसके बारे में पता लग जाए तो मैं एक क्लास में 15-20 क्वेश्चन करा दूंगा उसके, ठीक है? तो मैं एक क्लास के अंदर 15-20 क्वेश्चन कवर करा दूंगा उसके। राइट आंसर इज स्टार्च को, स्लाइवा स्टार्च को पचाने में मदद करता है। लार में कुछ विशेष एंजाइम होते हैं, ठीक है, जो आपके भोजन में मौजूद स्टार्च को पचाने में मदद करते हैं। इस एंजाइम का नाम होता है एमाइलेज। क्या बेटा? एमाइलेज नाम के एंजाइम्स होते हैं लार के अंदर, स्लाइवा के अंदर, जो स्टार्च को क्या करते हैं भैया? डाइजेस्ट करने में काम करते हैं। हमारे ह्यूमन बॉडी में सबसे लंबी हड्डी कौन सी होती है? द लॉन्गेस्ट बोन इन द ह्यूमन बॉडी, मानव शरीर में सबसे लंबी हड्डी कौन सी है? बताओ भैया क्या आंसर होगा? बोलो मेरे दोस्त कि आपके अकॉर्डिंग इस क्वेश्चन का आंसर क्या होना चाहिए? आपके अकॉर्डिंग इस क्वेश्चन का आंसर क्या होना चाहिए? क्या लगता है आपको? आता किसी को? बिल्कुल आता सर, क्यों नहीं आता? राइट आंसर इज फीमर। राइट आंसर इज सी, फीमर इज द करेक्ट आंसर। अरे जो हमारी ये वाली हड्डी होती है ना, कौन सी? थाई। हमारी जो थाई की हड्डी होती है, जो लॉन्गेस्ट हड्डी है हमारे पूरे शरीर की, फेमर भी कहते हैं उसको। 19.9 इंच। आपने अपने टायरों में ये बॉल बेयरिंग देखे होंगे, बॉल बेयरिंग। टायरों में जो टायरें घूम रही हैं उनको बॉल बेयरिंग कहा जाता है। बॉल, उसके अंदर बॉल बेयरिंग्स होते हैं। बॉल बेयरिंग जो ये गोल गोल घूम रहे हैं, तो इनका काम क्या होता है? फ्रिक्शन को बढ़ाना, फ्रिक्शन को कम करना, फ्रिक्शन को कन्वर्ट करना। इनमें से कुछ भी नहीं। ये जो बॉल बेयरिंग ऐसे घूम रही है गोल गोल, इसका काम क्या है? इसका काम है कि फ्रिक्शन को रिड्यूस किया जाए। क्या करें? फ्रिक्शन को ऐसे 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 रिड्यूस किया जाए। तो राइट आंसर इज रिड्यूस फ्रिक्शन। राइट आंसर इज बी, इज द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन आइए नेक्स्ट। शॉक एब्जॉर्बर्स, जैसे आपने कहीं बाइक चलाई होगी, आप बाइक को ऐसे ब्रेक मारते हो तो शॉक को एब्जॉर्ब कर लेते हैं। तो जो भी शॉक एब्जॉर्बर्स होते हैं, शॉक एब्जॉर्बर्स, ठीक है, ये स्टील के बने होते हैं, स्टील के। क्वेश्चन क्या है कि शॉक एब्जॉर्बर्स स्टील के क्यों बने होते हैं? क्या बोल रहा है भाई? शॉक एब्जॉर्बर्स स्टील के क्यों बने होते हैं, यह क्वेश्चन है। राइट आंसर इज लोअर इलास्टिसिटी या हायर इलास्टिसिटी, दोनों में से कोई एक ही होगा और बहुत सिंपल है। राइट आंसर इज सी। राइट आंसर इज सी। शॉक एब्जॉर्बर्स आर यूजुअली मेड ऑफ स्टील बिकॉज स्टील इज हाईली इलास्टिक। ठीक है, अगला क्वेश्चन। लास्ट के हमारे जो 10 क्वेश्चंस हैं, वो लास्ट के 10 क्वेश्चन बेटा फेस्टिवल्स को लेके हैं। लास्ट के 10 क्वेश्चन फेस्टिवल्स को लेके हैं, ठीक है। तो पहला हरिहर क्षेत्र मेला, इन चारों में से हरिहर क्षेत्र मेला इन चारों में से हमें कहां देखने को मिलता है? बताओ भैया क्या आंसर होगा? हरिहर क्षेत्र मेला इन चारों में से आपको क्या लगता है, क्या आंसर होगा? कुछ आइडिया है आपको कि इसका आंसर आप क्या लगा सकते हो? राइट आंसर इज ए, बिहार इज द करेक्ट आंसर। राइट आंसर इज ए, बिहार इज द करेक्ट आंसर। पतेती फेस्टिवल इन चारों में से कौन से समुदाय के द्वारा
इन चारों में से कौन से धर्म के द्वारा पतेती फेस्टिवल सेलिब्रेट किया जाता है? राइट आंसर इज डी, पारसी इज द करेक्ट आंसर। राइट आंसर इज डी, पारसी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, महाराष्ट्र में, गुजरात में पारसियों के द्वारा पतेती फेस्टिवल सेलिब्रेट किया जाता है। इनमें से कौन सा फेस्टिवल हमें त्रिपुरा के अंदर देखने को मिलता है? कि कौन से फेस्टिवल को आप त्रिपुरा से कंपेयर करोगे? कौन से फेस्टिवल को आप त्रिपुरा से कंपेयर करोगे? राइट आंसर इज खर्ची पूजा। राइट आंसर इज डी, खर्ची पूजा इज द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन बताइए, वंगाला मेघालय, कांगचिंगबा मणिपुर, बिहू असम और खर्ची पूजा त्रिपुरा। अगला क्वेश्चन, बगवाल मेला इन चारों में से हमें कहां देखने को मिलता है? बगवाल मेला इन चारों में से हमें कहां देखने को मिलता है? राइट आंसर इज सी, देवीधुरा इज द करेक्ट आंसर। राइट आंसर इज सी, देवीधुरा इज द करेक्ट आंसर। कामाख्या टेम्पल जो गुवाहाटी में, कामाख्या टेम्पल जो कि वर्ल्ड फेमस है, क्या बेटा? कामाख्या टेम्पल जो कि वर्ल्ड फेमस है ना? आपने मेरे को बताना है कि भैया असम गुवाहाटी में कामाख्या टेम्पल, इन चारों में से कौन से फेस्टिवल को कामाख्या टेम्पल में सेलिब्रेट किया जाता है? राइट आंसर इज, क्या आंसर दोगे इसका? राइट आंसर इज 45वें का आंसर क्या है? 45वें का अंबुबाची फेस्टिवल। अंबुबाची फेस्टिवल कामाख्या टेम्पल के अंदर मनाया जाता है। तो अंबुबाची फेस्टिवल गुवाहाटी असम में, मंडो फेस्टिवल गोवा में, माजुली फेस्टिवल असम में, सनबर्न फेस्टिवल गोवा में। अगला क्वेश्चन, इनमें से कौन से स्टेट में वंगाला फेस्टिवल सेलिब्रेट किया जाता है? इनमें से कौन से राज्य में वंगाला फेस्टिवल सेलिब्रेट किया जाता है? राइट आंसर इज, अभी तो पढ़कर आए हैं, क्या करेक्ट हो गया? मेघालय करेक्ट हो गया, मेघालय। राइट आंसर इज ए, मेघालय इज द करेक्ट आंसर। इनमें से कौन से राज्य में याओशैंग फेस्टिवल देखने को मिलता है? इनमें से कौन से राज्य में याओशैंग फेस्टिवल देखने को मिलता है? राइट आंसर इज मणिपुर। राइट आंसर इज बी, मणिपुर इज द करेक्ट आंसर। देखो, लास्ट के 10 क्वेश्चन हमारे फेस्टिवल्स वाले हैं, हम उसको जल्दी से रिवाइज करने का ट्राई कर रहे हैं, क्योंकि स्टैटिक जीके है ना, ये स्टैटिक जीके में क्या समझाऊंगा, ये फटाफट आपको रिवाइज करवाऊंगा। ठीक है भैया? राइट आंसर इज बी। अगला क्वेश्चन, चापचार कुट फेस्टिवल, चापचार कुट फेस्टिवल इन चारों में से कहां देखने को मिलता है? चापचार कुट फेस्टिवल, देखो एक बात क्लियर है, रोज आपकी क्लास चलती है शाम को 6 से लेकर 7 बजे। डेली हम जीके, जीएस और करंट अफेयर करते हैं शुरू के 30 से 35 क्वेश्चन में, फिर हम एक टॉपिक यहां पर सोल्व करवाते हैं। आज मैंने फेस्टिवल्स का टॉपिक लिया, लास्ट के 10 क्वेश्चन फेस्टिवल्स के लेके आया हूं। एक बार सारे के सारे बच्चे, जिन बच्चों को लगता है कि मैं मेहनत कर रहा हूं, हमारी टीम मेहनत कर रही है और आप चाहते हो कि इस क्लास को और बेटर किया जाए, मैनेजमेंट के साथ मीटिंग हो चुकी है मेरी, बाकी फैकल्टीज की, बाकी टीम की, कि हम इस क्लास को और कैसे बेटर कर सकते हैं, बच्चों के लिए और अच्छा क्या कर सकते हैं सिलेक्शन के लिए। तो अगर आप लोग चाहते हो कि आपके लिए बढ़िया काम किया जाए, सिलेक्शन दिलवाया जाए और मेहनत करी जाए, तो एक बार सारे के सारे स्टूडेंट हमारी इस क्लास को लाइक कर दो अगर क्लास के अंदर मजा आया हो तो। और अगर आपको लगता है कि आपको डेली क्लास में जुड़ना है और आपने मेरी हर क्लास को अटेंड करना है, तो बेटा एक बार सारे के सारे बच्चे हमारे चैनल को, अपने परिवार को, रेलवे अड्डा 24/7 को, जिन लोगों ने अभी तक वो काम नहीं किया, चैनल को बेटा एक बार सब्सक्राइब कर दो। राइट आंसर इज, क्या आंसर दोगे सर? चापचार कुट फेस्टिवल, सी, मिजोरम इज द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन, इन चारों में से कौन से फेस्टिवल को आप खालसा पंथ के फाउंडेशन डे के साथ जोड़ोगे? खालसा पंथ के फाउंडेशन डे के साथ जोड़ोगे? देखो, जो लोग क्लास अभी देख रहे हो, लाइव देख रहे हो, रिकॉर्डिंग देख रहे हो, सारे बच्चे बेटा एक बार क्लास को लाइक कर दो। और सारे के सारे स्टूडेंट, जो बच्चे चाहते हैं सिलेक्शन लेना और जो चाहते हैं कि इस क्लास को और बड़ा बनाया जाए और नॉलेजेबल बनाया जाए और जबरदस्त तरीके से बनाया जाए, तो बेटा एक बार सारे के सारे स्टूडेंट हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दो, बेटा वीडियो को लाइक कर दो। राइट आंसर इज बैसाखी। राइट आंसर इज सी, बैसाखी इज द करेक्ट आंसर।
बैसाखी को वसंत ऋतु में फसल कटाई का त्योहार और सिख धर्म का नव वर्ष न्यू ईयर माना जाता है। खालसा पंथ के गठन को इसके साथ जोड़ा जाता है। गुरु गोविंद सिंह जी, जो कि सिख धर्म के 10वें और आखिरी गुरु हैं, इन्होंने खालसा पंथ की स्थापना करी थी 1699 में। आज की क्लास का आखिरी क्वेश्चन, रोंगाली, कोंगाली और भोगली, रोंगाली, कोंगाली और भोगली, इन चारों में से किसकी बात कर रहा है? ये इन चारों में से किसके टाइप्स हैं? राइट आंसर इज ए, बिहू इज द करेक्ट आंसर। राइट आंसर इज ए, बिहू इज द करेक्ट आंसर। ठीक है भैया, तो हमने आज 50 क्वेश्चन यहां पर सोल्व कर लिए हैं। आई होप कि आपको क्लास लेकर मजा आया होगा। तो जो जो बच्चे अभी क्लास में लाइव हैं या क्लास को रिकॉर्डिंग देख रहे हो, जाते जाते अगर आपको क्लास अच्छी लगी हो तो बेटा क्लास को एक बार सारे बच्चे लाइक कर दीजिएगा, और अपने परिवार को अपना प्यार दिखाने के लिए चैनल को बेटा एक बार सब्सक्राइब कर दीजिएगा। दूसरी चीज, यहां पर सेकंड चीज क्या है भाई मेरे? यहां पर सेकंड से बेटा यह है कि अभी जो बच्चा एनटीपीसी की तैयारी कर रहा है, एनटीपीसी को लेके हमारा 2025 का नया बैच आ चुका है। तो जिन जिन लोगों ने एनटीपीसी का बैच लेना है, मैं आपको बता दूंगा कि नया बैच आपको कहां से मिलेगा। लेकिन उससे पहले हमारे साथ एक और साहिल सर मिलने आए हैं आप लोगों से। तो मैं भी एक साहिल और हमारे सर भी एक साहिल। बिल्कुल सर। और हमने आज तक बहुत सारे एग्जाम साथ में पढ़ाए हैं। बिल्कुल। और 5 बजे सर की क्लास होती है रीजनिंग की, और 6 बजे मेरी क्लास होती है। सर अभी हमने एनटीपीसी का नया बैच लॉन्च किया है। बिल्कुल। एक तो बेटा हमारी क्लास यूट्यूब पर बिल्कुल फ्री चल रही है, जहां पर आपको हम प्रैक्टिस कराते हैं। साहिल सर कराते हैं रीजनिंग के लिए 5 बजे, मैं कराता हूं 6 बजे जीएस के लिए। 7 बजे नवदीप सर की साइंस की क्लास होती है, इसके बाद सर की क्लास होगी। 8 बजे अभिनंदन सर मैथ पढ़ाते हैं। राइट सर? बिल्कुल सर। तो पूरी टीम मिलकर आपको तैयारी करा रही है एनटीपीसी की। ये तो यूट्यूब की फ्री क्लास हो गई, इसके लिए कोई पैसा नहीं है। लेकिन आप में से अगर कोई बच्चा ये चाहता है कि आपको एनटीपीसी का कंप्लीट बैच लेना है, तो हमारी वेबसाइट पर जाकर और एप्लीकेशन पर जाकर आप इस बैच को ले सकते हैं। सर आप बताएंगे जरा बच्चों को बैच कहां मिलेगा एक बार? बिल्कुल सर, अड्डा 24/7 के स्टोर पर आप जाकर उस बैच को इजीली इनरोल कर सकते हैं। जैसे सर ने आपको बता दिया है, आप सबको पता होगा वैसे तो। अगर मैं बात करूं तो गूगल पर बस आपको adda247.com पर विजिट कर लेना है ना। और यहाँ जब आप जाएंगे तो आपको रेलवे एग्जाम की कैटेगरी में वो बैच इजीली मिल जाएगा। जिस बच्चे को चाहिए हो वो आराम से इसको यहाँ पर जाकर एनटीपीसी के कॉलम पर जाकर आप इजीली बैच को इनरोल कर पाएंगे। तो ये आपके लिए बिल्कुल फ्रेश बैच लॉन्च किया गया है। बैच का नाम है भैया सफर बैच की। और ये सफर किस चीज का सफर है सर? ये सिलेक्शन का सफर है। और जो जो बच्चा 2025 में एनटीपीसी को पास करना चाहता है, तो 2025 का हमारा ये पहला बैच है जो हम एनटीपीसी के सीबीटी 1 और सीबीटी 2 दोनों के लिए लेके आए। आपको एक ही बैच में लाइव क्लास मिल जाएगी, मॉक टेस्ट मिल जाएंगे, ई बुक्स और वीओडी बैचेस मिल जाएंगे, और आपको इसी में सीबीटी 1 सीबीटी 2 की कंप्लीट तैयारी कराई जाएगी, और 12th और ग्रेजुएट दोनों एनटीपीसी की तैयारी कराई जाएगी। अगर आपको ये बैच चाहिए तो आपने बेटा बाय नाउ पे क्लिक करना है, और यहां पर आपका डिस्काउंट कोड लगेगा। आप किसी की भी क्लास देख रहे हो, आप कुछ भी कर रहे हो, आपने डिस्काउंट कोड लगाना है स्टार्ट, START। आपने कोड लगाना है, आपको ये बैच मिल जाएगा सिर्फ और सिर्फ 1195 रुपए का। तो जो बच्चा इस बैच में जुड़ना चाहता है, आप डिस्काउंट कोड लगाएंगे START। स्टार्ट मतलब कि भैया सिलेक्शन की स्टार्टिंग हो रही है, ठीक है। और सिर्फ 1195 में आपको ये बैच मिल जाएगा। ये बैच 14 जनवरी से चालू हो रहा है। मैं तो बोलूंगा 14 जनवरी से पहले बैच में एनरोलमेंट कर लो कि एक भी क्लास मिस ना हो। राइट? तो 5 बजे सर की क्लास होती है। तो कल जितने बच्चे मुझे देख रहे हैं लाइव रिकॉर्डिंग, पहले आप लोग सर की लाइव क्लास अटेंड करेंगे रीजनिंग की, क्योंकि रीजनिंग बेटा बहुत जरूरी है। फिर आप 6 बजे मुझसे मिलने आएंगे जीएस पढ़ने के लिए, 7 बजे पढ़ेंगे साइंस, और 8 बजे पढ़ेंगे मैथमेटिक्स। और आपको हर क्लास की पीडीएफ मिलेगी। थोड़ा पीडीएफ को लेके मेरी क्लास की पीडीएफ लेट हो जाती है, तो जो जो पीडीएफ बेटा अभी तक अपलोड नहीं हुई है, आपका एप्लीकेशन में पीडीएफ 1-2 दिन में अपलोड सारी हो जाएगी। तो आज के लिए इतना ही। अगर बेटा क्लास अच्छी लगी तो क्लास को लाइक कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो आज के लिए इतना ही। ऑल द वेरी बेस्ट। जय हिंद।